हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर्स। मेरा नाम है ज्योति। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमारी डीएसएसबी की प्रिपरेशन में क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ होगी, कैसे कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बातें मैंने पहले डिस्कस कर ली थी और मैंने इसमें आपको बताया था भी हम अपना लिटरेरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिटरेचर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने अभी सोचा है कि हम ग्रामेटिकल पार्ट को भी साइड बाय साइड लेकर चलेंगे। ठीक है, डेली का हम 2 लेक्चर लेंगे, एक ग्रामेटिकल पार्ट पे होगा और दूसरा लिटरेचर पे होगा। इससे हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लिटरेचर से रिलेटेड है, और लिटरेचर में भी सबसे पहले क्या आता है, हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारे सिलेबस में है वो स्टार्ट होता है विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका जो लिटरेरी पार्ट है, जो लिटरेचर का पार्ट है, ना तो उसको हम कम बोल सकते हैं ना उसको ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत मतलब कंसोलिडेट करने की कोशिश की है डीएसएसबी ने आपके सब्जेक्ट सिलेबस को, है ना। जैसे इन्होंने एंग्लो सेक्सन, जो एज ऑफ डार्कनेस, या फिर एंग्लो नॉर्मन, या फिर एज ऑफ चौसर, ये कुछ एज स्टार्टिंग की जो एज है उनको कट कर दिया गया है और सीधा इन्होंने विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट किया है, ना कि एलिजाबेथन। वहाँ पे भी एलिजाबेथन एज नहीं लिखा। एलिजाबेथन एज का मतलब है वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी वीट्स भी आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे राइटर आ जाते हैं। तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट किया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी वीट अगर वो एलिजाबेथन से स्टार्ट करते तो हम उसमें एलिजाबेथ जो हमारे यूनिवर्सिटी वीट्स हैं या हमारे एडमंड स्पेंसर हैं, फिलिप सिडनी हैं, इनको डिटेल में करते। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी इनके बारे में भी जो यूनिवर्सिटी वीट्स कौन थे। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हो सकता है 4 ऑप्शन में आपको दे दिया जाए इनमें से यूनिवर्सिटी वीट कौन नहीं है ना। तो हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ना। और उसके बाद जो हर टॉपिक के बाद मैं कोशिश करूँगी आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊँ। कोई भी अगर हम जो थियोरेटिकल पार्ट करते हैं उसकी अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। थियोरेटिकल पार्ट आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ हमारी एमसीक्यू के साथ जो प्रैक्टिस होती है ना, वो मायने रखती है। कुछ चीज़ें आप थियरी में करोगे, कुछ चीज़ें एमसीक्यू के थ्रू करोगे। ठीक है, तो चलिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ग्रामेटिकल पार्ट को भी मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। विलियम शेक्सपियर की जो हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, इनका जो बायोग्राफिकल जो है, मतलब जो बायोग्राफी है, मतलब इनके जो बर्थ से रिलेटेड है, इनका डेथ कब होती है, इनके फादर कौन थे, इनकी मदर कौन थी, इस टाइप से इनकी लाइफ हिस्ट्री भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनका मैं सीधे आपको बता दूंगी, भाई ये राइटर हैं, लाइक बेन जॉनसन है, लेकिन बेन जॉनसन का तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। कुछ राइटर्स को मैं सिर्फ सीधा उनके वर्क्स के बारे में बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि उनकी लाइफ हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि इनके वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो जन्म होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, वो होता है 1564 में, और ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 1564 में। और डेथ भी इनकी 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ होती है। लेकिन ईयर कौन सा होता है? 1616। ठीक है, तो क्या इनके जो बर्थ डेट इंपॉर्टेंट है और इनकी डेथ डेट, इनका जो जब बर्थडे होता है जिस दिन, उसी दिन इनकी डेथ होती है। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन स्टैफोर्ड ऑन एवोन। ठीक है, ये इनका जन्म कहाँ पे होता है? एक प्लेस का नाम है स्टैफोर्ड ऑन एवोन। एवोन एक रिवर है। ठीक है, ये स्टैफोर्ड एक प्लेस है और एवोन एक रिवर है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी है, ही इज़ फेमसली कॉल्ड एज बार्ड ऑफ एवोन। बार्ड क्या होता है? पोइट। बार्ड ऑफ एवोन। एवोन मीन्स ये वाला, AVON, एवोन, ये एक रिवर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इनका जो बर्थ डेट है, इनकी जो डेथ डेट है, और ही इज फेमसली कॉल्ड एज बार्ड ऑफ एवोन। इसके फादर क्या थे? ग्रेन डीलर थे। ठीक है, और कुछ इनके बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आ जाता है और इनको एक लोकल ग्रामर स्कूल में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती है। लेकिन जल्द ही इनकी मैरिज हो जाती है। इनकी वाइफ का नाम था
एन हैथवे, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। बेटे का नाम होता है इनका हेमलेट, हेमलेट नहीं हेमनेट, ठीक है। एक मिनट में इसको ऊपर करने की कोशिश करती हूँ, ये चला ही गया। हाँ, ही मतलब कुछ इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड में जब रहते थे, तो ये थॉमस लूसी नाम के एक पर्सन थे, उनकी जो कुछ डियर और रैबिट्स होते हैं उनको चोरी करते हुए, उन मतलब जो थॉमस लूसी थी उनकी कुछ रैबिट्स और डियर थे, उनको चोरी करते हुए इनको पकड़ लिया जाता है। कि इनको शेक्सपियर को पकड़ लिया जाता है और इनको वहाँ पे मतलब काफ़ी ह्यूमिलेट किया जाता है, और ये स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और लंदन आ जाते हैं, ठीक है। लंदन भागकर आ जाते हैं वहाँ से। मतलब रीज़न क्या था, थॉमस लूसी होते हैं जो उनकी डियर और जो रैबिट है उनको चोरी करने के आरोप में इनको काफ़ी ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है। इस पीपीटी से क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी बर्थ डेट 1564 एंड डेथ डेट 1616, एंड ही वॉज फेमसली कॉल्ड एज बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मतलब मैं इतना डिटेल में क्यों करवा रही हूँ और चीज़ें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्यों ये चीज़ें आपकी इतना डीपली बता रही हूँ मैं यहाँ पे, आपका जो अगर आप पीजीटी का पेपर देना चाहोगे वहाँ पे भी काम आएंगी। इवन मैं मतलब नेट लेवल की चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताऊँगी, लेकिन आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। भाई आपको इतना पढ़ना है, अगर एक्स्ट्रा करना चाहो तो एक्स्ट्रा कर लेना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर आप नेट के पेपर में बैठोगे ना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ये मैं गारंटी लेती हूँ, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, ये लंदन आ जाते हैं और वहाँ पे अपना एक जो ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं एज एन एक्टर, ठीक है। वहाँ पे कैसे काम स्टार्ट करते हैं, ये अपना एक्टर के तौर पर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं शेक्सपियर साहब को, वो एक राइटर थे नहीं, वो एक एक्टर थे, एक्टर भी थे, है ना। तो एक्टर थे तो इन्होंने एक्टिंग भी की होगी। इनके 2 वर्क हैं, हैमलेट जो सबने सुना है और एज यू लाइक इट। कौन सा हैमलेट एंड एज यू लाइक इट। हैमलेट में जो स्टोरी होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हैमलेट में क्या स्टोरी होती है, जो हैमलेट कैरेक्टर हैं, जो हीरो है, इनके फादर की डेथ हो जाती है और इनको एक गोस्ट दिखाई देता है। और वो गोस्ट किसका होता है, जो हैमलेट जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उनके फादर का गोस्ट होता है। मतलब फादर की डेथ हो गई और उनके फादर का उनको भूत दिखाई देता है, और जो गोस्ट का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक प्ले था, वो हमारे विलियम शेक्सपियर खुद प्ले करते हैं, ठीक है, एज एन एक्टर। जैसे मूवी में होता है, भाई इन्होंने खुद लिखा अपना प्ले और उसमें जो गोस्ट का रोल होता है ये खुद प्ले करते हैं, खुद मतलब एक एक्टर बन जाते हैं वहाँ पे। और एक और वर्क था जो इसकी बात की है हमने, एज यू लाइक इट, उसमें कौन सा रोल अदा करते हैं, एडम, जो एडम कैरेक्टर होता है उसका रोल कौन अदा कर रहे हैं, हमारे विलियम शेक्सपियर। और एक और वर्क है हमारा बेन जॉनसन का, बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है नोवेल, नोवेल का जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। इनके प्ले में भी हमारे विलियम शेक्सपियर वर्क एज एन एक्टर। हाँ, कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भाई। हमने बात की विलियम शेक्सपियर हमारे एक एक्टर थे, तो इसका मतलब है उस टाइम पे कुछ थिएटर्स वगैरह भी होते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये टीवी, टेलीविज़न, एलसीडी ये चीज़ें तो थी नहीं, तो फिर वहाँ पे प्ले कैसे करते थे, ये चीज़ें होती थी, वहाँ पे थिएटर होते थे उस टाइम पे। और जो एलिजाबेथन थिएटर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, द थिएटर एंड द ग्लोब। ये द थिएटर एक थिएटर का नाम है, आप ये मत समझना भी ये थिएटर है, नहीं, उस थिएटर का नाम ही द थिएटर था। सबसे पहला थिएटर तो था रेड लियोन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो सक्सेसफुल होता है, जो द थिएटर होता है, ये कब बनता है, 1576 में। और जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो इसको क्रिएट करते हैं, वो हमारे जेम्स बार्बेज एंड जॉन ब्रेन, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है द ग्लोब। यहाँ पे ये जो दादी लिखा हुआ ना, इसमें टी को कैपिटल कर लेना, द ग्लोब। और ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1599। ये मोस्टली यही पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसके 100% चांस बन जाते हैं भाई, ये टीजीटी में पूछा जा सकता है। तो ग्लोब थिएटर कब बना, 1599 में।
और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर आपको पीजीटी का पेपर देना है तो आप ये चीज़ें और पढ़ लेना। लाइक भाई ये वहाँ पे भी सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, भाई इनमें से कौन सा जो थिएटर है एलिजाबेथन एज से जुड़ा हुआ था, तो आपको सिर्फ नाम याद कर लेना अगर पीजीटी का पेपर देना है। तो सबसे पहला था हमारा रेड लियोन, फिर आता है द थिएटर, कर्टेन थिएटर, द स्वॉन, ये पूछा जाता है भाई अगर जो हमारे एग्जामिनर हैं डीपली जाते हैं। द स्वॉन, द फॉर्चून, रोज एंड रेड बुल। ठीक है, बस आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जो हमारे विलियम शेक्सपियर है एक्टर बन जाते हैं और एज एन एक्टिंग कहाँ पे काम करते हैं, एक तो एज यू लाइक इट में, एक हेमलेट में। हेमलेट में एज ए गोस्ट एंड एज यू लाइक इट में एडम, और बेन जॉनसन का प्ले होता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। द थिएटर एंड द ग्लोब, ये याद रखना है यहाँ से। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर थिएटर थे तो कुछ थिएट्रिकल कंपनीज भी थी। थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है, मतलब जब एक ग्रुप एक्टर का एक ग्रुप मिलकर अपनी एक कंपनी बना लेते थे। ठीक है, ऐसे बस वही एक थिएट्रिकल कंपनी बताई गई है। तो इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रही हूँ। मेरा पर्पज़ क्या है भाई, आपका कुछ भी ना छूटे, तो मेरा पर्पज़ ये है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पीजीटी के लिए नेट के लिए आप करना चाहते हो तो आप इसको एक रीडिंग ले लेना, मैं आपको थोड़ा सा करवा देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर्स प्लेयर, कौन सा, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर प्लेयर, इट इज़ रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, ये भी याद कर लें। किंग्स सर्वेंट, इनको ही बाद में किंग सर्वेंट बोला गया, किनको, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर को, और लॉर्ड चैम्बरलेन, ये सभी एक ही थे। अभी इसकी बात हम कर चुके हैं, द थिएटर, द रोज, ग्लोब। ग्लोब तो मतलब इसका तो सिर्फ ये डेट पूछी जाती है हमेशा ही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं आपके टीजीटी के लिए। सॉरी, इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जो हमारे विलियम शेक्सपियर होते हैं, इनका ड्रामेटिकल कैरियर स्टार्ट होता है 1591 से, एंड होता है 1611 में। 20 ईयर का पीरियड होता है, ये 20 साल का पीरियड होता है, जहाँ पे इनके ये ड्रामेटिक कैरियर, मतलब जहाँ पे अपने ये प्लेज वगैरह लिखते हैं। तो इनके टोटल प्ले कितने होते हैं, इनके टोटल प्ले हैं 37 प्ले एंड 154 सोनेट्स। इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2 लव पोइम्स होती हैं, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्री। इनकी वो पब्लिकेशन पीरियड भी याद रख लेना, किनका, जो लव पोइम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस पब्लिश इन 1593, रेप ऑफ लुक्री इन 1594 में। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनकी कितनी सोनेट है, 154, इनके प्ले कितने हैं, 37, और 2 लव्स पोइम है, 2 लव पोइम्स हैं। अब बात करते हैं किसको डेडिकेटेड थी, ये पूछे जाते हैं, ये तो पूरी स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जो 154 सोनेट्स हैं वो उनको डिवाइड किया गया है, उनमें से 126 सोनेट डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, विलियम हर्बर्ट, उनको डेडिकेटेड है। और जो बची हुई 26 सोनेट है वो एक डार्क लेडी, उनको डेडिकेटेड है। वो डार्क लेडी कौन थी, मैरी फिटन, सॉरी। और 2 पर्सनल पोइम विच वॉज पब्लिश्ड इन पैसिनेट पिलग्रिम। एक ये पैसिनेट पिलग्रिम क्या है, इट इज़ ए पोइट्री कलेक्शन ऑफ पोइम्स एडिटेड बाय विलियम जगार्ड। ठीक है, इसमें इनकी 2 पोइम जो पर्सनल पोइम है होती हैं, इसमें पब्लिश होती हैं। आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, इनके प्ले कितने थे, इनकी सोनेट कितनी थी और किस किस को डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते आप। अभी बात करते हैं, इनके जो बेटे होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है 1596 में, और ये दोबारा से स्टैटफोर्ड में जाते हैं, जहाँ से जो इनकी बर्थ प्लेस था वहाँ से भाग के आ गए थे ना। 1596 में इनके बेटे की डेथ हो जाती है, वो दोबारा से वहाँ जाते हैं, और फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली वहाँ आते जाते रहते हैं। और कुछ टाइम पीरियड जब इनका कैरियर एंड होता है 1611 में, वहाँ पे परमानेंटली ये अपना ड्रामेटिकल कैरियर है जो एज एन एक्टिंग वगैरह, जो प्ले राइट थे, ये अपने प्लेस उनको छोड़ छाड़ के यहाँ पे दोबारा से सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हुई थी। और इनकी डेथ जैसा कि मैं बता चुकी हूँ इतने में हुई है। और डेथ के बारे में कुछ ऐसा है, कोई बोल रहा है इनकी फीवर से डेथ होती है, कोई बोल रहा है कुछ ये ड्रिंकिंग कर रहे थे। बेन जॉनसन और ड्राइडन, ये दोनों राइटर हैं हमारे, बेन जॉनसन और ड्राइडन, इनके साथ बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे थे, और कुछ वहाँ पे फाइट वगैरह होती है। ठीक है, तो इनका मर्डर हो जाता है, कुछ ऐसा बोला जाता है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन है।
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट है लास्ट, इनके टॉम पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, वो कौन सी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, क्रस्ट मी दोज हु रिमूव्ड माई स्टोन, ब्लेस्ड मी दोज हु स्पेयर माई बोन। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मतलब किसके टॉम पर लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको एज इट इज। अब बात करते हैं हम जो सिडनी ली, ऐसा बोला जाता है, जो इनके कंटेम्प्रेरी है, इनकी जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उन्होंने इनके बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, ठीक है, लाइक इनकी कोई बायोग्राफी नहीं मिलती। ये तो हमारे सिडनी ली आते हैं बाद में, काफ़ी टाइम बाद। उनका एक वर्क है लाइफ ऑफ शेक्सपियर, जो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है इनकी लाइफ के बारे में, जो इनकी लाइफ के बारे में कुछ हमें ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करता है। वो कौन सा है, लाइफ ऑफ शेक्सपियर बाय सिडनी लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफ ऑफ शेक्सपियर रिटन बाय सिडनी ली। अब कुछ टर्म्स हैं, अगर करना चाहो तो आप कर लेना टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तो इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स हैं, बैडलोटियर एंड बॉडलरिज्म। बैडलोटियर मीन्स फैन ऑफ शेक्सपियर, बैडलोटियर मीन्स फैन ऑफ शेक्सपियर, द टर्म कॉइन्ड बाय जीबी शो, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। फैन ऑफ शेक्सपियर कौन थे, वो बैडलोटियर, उनको एक टर्म मतलब प्रोवाइड किया है जीबी शो ने, बस इतना याद करना। दूसरी टर्म है बॉडलरिज्म, इट इज द सेंसरशिप ऑफ शेक्सपियर, टर्म कॉइन्ड बाय थॉमस बोल्डर एंड हेनरिटा बोल्डर। ये ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। तो क्या होता है, इनका फादर जब ये छोटे थे ना, इनके फादर इनको शेक्सपियर की स्टोरीज बताते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्ले लिख रखे हैं, मोस्टली जो इनके स्टोरीज हैं सबको याद होती हैं, तो वो कुछ कुछ काट छाँट कर देते थे स्टोरी से, कुछ ऑब्सीन सीन आते थे, या कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज आती थी, कुछ प्रोस्टिट्यूट के सीन्स वगैरह जो कुछ भी थे, उनको ये काफ़ी मतलब काट छाँट कर देते थे इनके फादर इनको सुनाते टाइम। लेकिन जब ये दोबारा से पढ़ते हैं तो इनको पता चलता है यहाँ से काटा हुआ, तो इनके माइंड में आता है ठीक है जो ऑब्सीन सीन है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो इन्होंने मतलब ये आइडिया वहाँ से आया और इन्होंने बॉडलरिज्म ये टर्म कॉइन की, और इनका मोटो क्या था जो मैंने अभी बताया है, माई एम इज़ टू मेक शेक्सपियर टू रीड अलाउड बाय ए जेंटलमैन इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेडी। मतलब मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि शेक्सपियर को एक जो मतलब जो शेक्सपियर हैं उनको प्रेजेंस जो एक लेडी हैं उनकी प्रेजेंस में भी उनको पढ़ा जा सके, उसमें कुछ काट छाँट नहीं करनी पड़े, इस टाइप से मैं उनको एडिटेड कर दूंगा, ठीक है। इनका कुछ ऐसा एम था, तो इन्होंने ये काट छाँट की है उसमें, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इनको पढ़ लेना, टीजीटी में मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए आप इसको पढ़ लेना। मैं नहीं चाहती आपसे कुछ छुपाया जाए, कुछ छोड़ा जाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चेंज किए, स्पेलिंग चेंज कर दी उन्होंने, ई को रिमूव कर दिया। फिर एक हमारे लेडी मैकबेथ, मैकबेथ इनका एक प्ले है, वहाँ पे कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है, डैम विद ब्लड हैंड, इनको जो ये डैम वर्ड है इसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर गॉड सेक चेंज इनटू हेवन सेक। हेनरी फोर्थ इनका एक प्ले है, उसमें लेडी प्रोस्टिट्यूट होती है, इसको भी चेंज कर देते हैं, वो इसको डिलीट कर देते हैं। हैमलेट्स ओफेलियाज सुसाइड, हैमलेट में इनकी एक हैमलेट जिसकी बात अभी मैंने बताई थी, एक प्ले होता है, उसमें ओफेलिया होती है कैरेक्टर जो कि हीरो की बिलव्ड है, उसकी जो सुसाइड कर लेती है, लेकिन इसके सुसाइड सीन को ये चेंज कर देते हैं एक्सीडेंटल ड्राउनिंग में। मतलब वो मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं की, मतलब सुसाइड को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना, तो यहाँ इसको किस में चेंज कर देते हैं, भाई उनका तो एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटली वो तो डूब गई थी। इन मैकबेथ में जो पोर्टर सीन होता है चेंज्ड, वेयर देयर वर सो मैनी ऑब्सीन जोक्स, जहाँ पे काफ़ी ऑब्सीन जोक्स होते हैं उसको भी रिमूव कर देते हैं। कर लेना अगर आपको याद रहता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें, एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ये जो स्लाइड है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ऊपर अचानक से। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे ग्रैम ग्रीन राइटर होते हैं जो यूनिवर्सिटी वीट होते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की,
तो उनका एक वर्क आता है द ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट, मतलब वर्क तो क्या एक पैम्फलेट होता है, उसमें ये शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखना इसको, ठीक है। कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। ये किसने दी है? ग्रैहम ग्रीन ने। किसके बारे में है? विलियम शेक्सपियर के बारे में। किस पैम्फलेट में या किस वर्क में कहाँ पे कही है, ठीक है। वो कोटेशन क्या है या फिर कोटेशन दे देंगे, है ना। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इन्होंने जो कॉपी की है, जो ये लास्ट लाइन है, ये कॉपी की है शेक्सपियर के वर्क से ही इन्होंने कॉपी किया है। ये जो लास्ट लाइन है, शेक्सपियर का वर्क कौन सा होता है? हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड। हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड में ये बोलते हैं ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए वुमेन्स हाइड, ठीक है। आपको याद रखना है, जो ये कोटेशन है ये तो हमारे विलियम शेक्सपियर की है, और जो ये कोटेशन है ये हमारे ग्रैहम ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बोली थी। याद रखना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है स्लाइड में टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम इनका जो वर्क है कैसे पब्लिश होते हैं, ठीक है। जो इनके बारे में बोला जाता है, जो इनके दो वर्क हैं टाइटस एंड्रोनिकस हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड, ये जो वर्क हैं इनमें जो क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस किड, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी वीट्स हैं। इन्होंने इनकी हेल्प की है विलियम शेक्सपियर की, मतलब इन्होंने कोलैबोरेशन की है विलियम शेक्सपियर के इन वर्क में कोलैबोरेशन किया। और जो ये यूनिवर्सिटी वीट इतने मतलब इनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, कभी ग्राहम ग्रीन के बारे में वो कर रहे हैं, मतलब इन पे कमेंट कर रहे हैं, अभी ये मॉर्लो आ गए, थॉमस किड आ गए। ऐसा बोला जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इनसे काफ़ी कुछ कॉपी किया है, ठीक है। इसीलिए वो ग्रैहम ग्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर, मतलब उन्होंने बहुत कुछ कॉपी किया हमसे, हमारे फीदर्स, हमारे पंखों को उन्होंने यूज़ किया है अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो कुछ ऐसा बोला जाता है। इन्होंने यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं जो राइटर्स हैं, यूनिवर्सिटी 7 राइटर्स हैं, उनसे काफ़ी कुछ कॉपी किया है। अब बात करते हैं हम इनके 37 प्ले थे ना, जो 37 प्ले थे उनमें से इनके लाइफ टाइम में सिर्फ 16 प्ले ही पब्लिश होते हैं, और जो बचे हुए होते हैं इनका एक फर्स्ट फोलियो आता है। फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में। फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में। जो इनके कंटेम्प्रेरी इनके जो फेलो एक्टर्स हैं जो इनके साथ काम करते थे, हेमिंग्स एंड कोंडेल, ये फर्स्ट फोलियो लेके आते हैं। फर्स्ट फोलियो था क्या, मतलब जो बचे हुए प्ले थे ना, 16 तो पहले ही पब्लिश हो चुके थे, 37 प्ले टोटल इन्होंने लिखे थे, 16 पहले पब्लिश हो चुके हैं उनके जब वो जिंदा थे। उनकी डेथ के बाद मतलब 7 साल बाद, लगभग 7 साल बाद, इनकी 7 साल डेथ के 7 साल बाद 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है। और कौन लेकर आता है, कौन एडिटेड करता है? हमारे हेमिंग, एक मिनट, हेमिंग एंड कोंडेल, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फोलियो 1623 एडिटेड बाय हेमिंग एंड कोंडेल, ये लेके आते हैं। इसमें सभी जो बचे हुए प्ले हैं वो पब्लिश होते हैं। इनका एम क्या था, ये मतलब कि दे वांट टू कीप द मेमोरी ऑफ हिज फेलो फ्रेंड, मतलब ये चाहते थे कि उनकी यादों को जिंदा रखा जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसको पब्लिश किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या निकलती है, जो पेरिकल्स इनका एक वर्क है, उनको उसको छोड़कर सभी वर्क इनके पब्लिश हुए इसमें, जो बचे हुए थे। कौन सा नहीं था? पेरिकल्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बात करते हैं इनकी क्रोनोलॉजी। जो शेक्सपियर के वर्क है, एक रफली क्रोनोलॉजी बनाई गई है। क्यों रफली क्यों बनाई है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक प्रॉपर बायोग्राफी नहीं मिली है, प्रॉपर बायोग्राफी नहीं मिली है, मतलब इनके जो कंटेम्प्रेरी थे इन्होंने इसके ऊपर कोई भी बायोग्राफी नहीं लिखी है। किस पे? विलियम शेक्सपियर पे। तो एक थोड़ा सा रफ क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश की है। और वो कोशिश कैसे की है? कुछ एक्सटर्नल सोर्स से, कुछ इंटरनल सोर्स से। लाइक एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे। हमारे एक राइटर हैं फ्रांसिस मेयर, वीट्स ट्रेजर, इनका एक वर्क है वीट्स ट्रेजर बाय फ्रांसिस मेयर, ठीक है। इनका एक वर्क है जिसमें थोड़ा बहुत शेक्सपियर के ऊपर कमेंट किए गए हैं, तो वहाँ से कुछ उठाया गया है मटेरियल, लेकिन कोई प्रॉपर बायोग्राफी नहीं है। तो आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहते हो तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट,
वीट्स ट्रेजर रिटन बाय फ्रांसिस मेयर, पब्लिश इन 1598, ठीक है, और रिलेटेड टू हमारे विलियम शेक्सपियर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इनके बारे में बोला जाता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो पहले, जो प्लूटस हैं और सेनेका हैं, ये लैटिन राइटर हैं। जो प्लूटस है वो कॉमेडी के लिए फेमस है, ये कॉमेडी के लिए फेमस है, और सेनेका किसके लिए है? ट्रेजेडी के लिए, है ना। एक मिनट, जो हमारे प्लूटस हैं कॉमेडी के लिए हैं, जो सेनेका हमारे ट्रेजेडी के लिए फेमस है। लेकिन हमारे विलियम शेक्सपियर ने दोनों जेनर में अपने हाथ आजमाए हैं, मतलब उन्होंने कॉमेडी भी लिखी है और ट्रेजेडी भी लिखी है। कॉमेडी कौन सी है? कॉमेडी है ये कौन सी? जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर, लव्स लेबर लॉस्ट, लव्स लेबर वॉन, मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये है इनकी कॉमेडी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से जो फॉलोइंग है, 4 ऑप्शन देके आपको दे देगा, इनमें से कॉमेडी है या कॉमेडी नहीं है, या फिर ट्रेजेडी कौन सी है कौन सी नहीं है, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी ट्रेजेडी के बारे में। रिचर्ड द सेकंड, रिचर्ड द थर्ड, एक मिनट, हेनरी द फोर्थ, किंग जॉन, टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, ये इनकी ट्रेजेडी हैं, इनको याद कर लेना। बस यहाँ से यही चीज़ें याद रखनी है। हाँ, इतना पूछा जा सकता है भाई, ये जो प्लूटस है सेनेका किस चीज़ से रिलेटेड है? प्लूटस कॉमेडी के लिए फेमस थे और सेनेका जो हमारे ट्रेजेडी के लिए फेमस थे, और ये इनकी कॉमेडी, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है स्लाइड से। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अर्ली पीरियड, ये जो मैंने अलग से डिवाइड किया है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग डिवाइड किया है। मैंने एग्जाम्स में देखा है, कई बारी हम तो उनका वर्क समरी कर लेते हैं, अच्छे से सब कुछ कर लिया, उनके करेक्टर्स नेम याद कर लिए, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसमें हम अटक जाते हैं। सीधा क्वेश्चन लाइक, इनमें से कौन सा उनके अर्ली पीरियड से रिलेटेड नहीं है, या फिर अर्ली पीरियड से रिलेटेड है। मोस्टली लास्ट पीरियड से पूछा जाता है, और वो भी टेम्पेस्ट, ठीक है। टेम्पेस्ट के बारे में मतलब यही मैंने लगभग देखा है एग्जाम्स में, टेम्पेस्ट किस पीरियड से रिलेटेड है, या फिर इनमें से कौन सा लास्ट पीरियड से रिलेटेड है टेम्पेस्ट, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम अर्ली पीरियड की बात करते हैं। तो पता है आपको कैसे याद करना है और क्या रीज़न है इनको क्रोनोलॉजी में लगाने का। पहले बात करते हैं हम इनके हिस्टोरिकल प्ले। अर्ली पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1590 से 1596 में, और हिस्टोरिकल प्ले है हेनरी 6, रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन, 3 प्ले हैं इनके, हिस्टोरिकल प्ले हैं ये। फिर बात करते हैं हम इनकी कॉमेडीज की जो अर्ली पीरियड में है। लव्स लेबर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ठीक है। और ट्रेजेडी की बात करें तो टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। 3 हिस्टोरिकल प्ले हैं, 2 ट्रेजेडी हैं, और ये हमारी कॉमेडी है। इनको थोड़ा ट्रिक से याद करना चाहो ट्रिक से, अदरवाइज एज इट इज़ याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ये भी अभी जो इससे मतलब ये तीनों जो पीरियड से रिलेटेड है ना क्रोनो, वो सभी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। सॉरी, फिर से हम देखते हैं मिडिल पीरियड में कुछ हिस्टोरिकल प्ले थे। कौन से हैं? हेनरी 4th और हेनरी 5th, ठीक है। हेनरी 4th एंड हेनरी 5th रिलेटेड टू मिडिल पीरियड। आपने कुछ नोटिस किया? हेनरी 4th और हेनरी 5th ये तो मिडिल पीरियड से हैं, अभी अभी मैंने बताया। और हेनरी 6th ये अर्ली पीरियड से है। ऐसे तो ये होना चाहिए ना, 4th, 5th और 6th ये बाद में आना चाहिए, लेकिन विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला जाता है जो हेनरी 6th है ना, इसको पहले लिखा गया है, ठीक है। याद रखना इसको, यही क्वेश्चन आपको पजल करने वाला है। हेनरी 6th अर्ली पीरियड से रिलेटेड है। अब कॉमेडी के बारे में बात करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेमिंग ऑफ श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रोइलस एंड क्रिसिडे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ठीक है। ये है इनकी कॉमेडी। आपको ऐसे भी ग्रुप बना के दे सकते हैं, कौन सा कॉमेडी है और कौन सा नहीं है, कौन सा ट्रेजेडी है कौन सा नहीं है ना, इनको मिक्स कर देंगे दोनों को। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं पेन भी नहीं ले सकती, नीचे ही आएगा ये, फिर दिखाई नहीं देगा आपको, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, अब ऐसे सुन लें। ट्रेजेडी में कौन सा? जूलियस एंड सीजर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लीपेट्रो, कोरियोलेनिस, टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है। ये मिडल पीरियड से रिलेटेड है।
अब बात करते हैं हम लास्ट पीरियड। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पीरियड में कौन से वर्क हैं? पेरिकल्स। पेरिकल्स कौन सा है? जो हमारा फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था, सिर्फ यही एक वर्क था जो फर्स्ट वॉल्यू में इंक्लूड नहीं था। और ये और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में क्या है, इस वर्क के बारे में, ये अनफिनिश्ड था, मतलब इसको पूरा नहीं लिखा था शेक्सपियर ने। फिर कैमलेन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी सेवंथ, टू नोबल किंग्समैन, ठीक है, ये हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने लगभग देखा है टेम्पेस्ट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि हम मोस्टली सबको पता होता है इसके बारे में, रीड कर लेते हैं, हमें लगता है ये अर्ली पीरियड होगा, लेकिन ये जो लास्ट पीरियड से रिलेटेड है, मतलब लेटर पीरियड से रिलेटेड है, याद रखना आप इस चीज़ को। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होंगी चीज़ें यहाँ पे, मतलब जो मैंने समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपसे, क्या क्या आपके लिए टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट, क्या पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मतलब आप अगर नेट के पेपर में भी बैठते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा, ये इतना ऑथेंटिक मटेरियल है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। कल हम डीपली इनके वर्क्स का मतलब समरी करेंगे, कुछ आपको मेहनत करनी है, कुछ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।